हेलो बेटा। सो इन प्रीवियस चैप्टर जो प्रीवियस लेक्चर दिया था बेटा मैंने, उसके अंदर हमने बात की थी रिगार्डिंग वेरिएशंस के वेरिएशंस क्या होती हैं। अब वेरिएशंस क्या थी, वेरिएशंस के बारे में हमने जो बात सीखी है वो बात ये है बेटा, लेट मी राइट इट डाउन। पहली चीज ये है कि व्हाट इज वेरिएशन। वेरिएशंस आर द चेंजेस which occurs in DNA। वेरिएशंस क्या होते हैं? वेरिएशंस वो चेंजेस होते हैं जो डीएनए के अंदर अकर होते हैं, ठीक है ना, विद द स्पैन ऑफ टाइम, विद द स्पैन ऑफ टाइम, टाइम के साथ साथ। ठीक है बेटा जी। तो ये है हमारे पास वेरिएशन के डेफिनेशन के, जो चेंजेस डीएनए के अंदर हो रहे हैं विद द स्पैन ऑफ टाइम, उनको वेरिएशन बोला जाता है। ठीक है ना। और वेरिएशन जब हो जाती है तो उससे क्या होता है, ठीक है ना, वेरिएशन से होगा क्या, ठीक है ना। तो आंसर इज वेरिएशन leads to change in organisms body features। जब भी कभी डीएनए के अंदर कोई चेंज होगा, उस वजह से जो ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी के फीचर्स जो हैं वो चेंज हो जाएंगे। ठीक है ना, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। जिस ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर भी वेरिएशंस आ रही हैं, उस ऑर्गेनिजम्स के बॉडी फीचर्स चेंज होते जाते हैं। ठीक है ना। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। एग्जांपल है, मैंने प्रीवियस लेक्चर वीडियो में भी आपने चेक की होगी ये बात बेटा, कि लेट्स सपोज यहाँ पर मैं कंसीडर करके चल रहा हूँ एक ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। नाउ लेट्स सपोज दिस इज एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना, और इसके अंदर प्रेजेंट है इसका डीएनए, ठीक है ना। इसका डीएनए जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट है, ठीक है जी। और इसके डीएनए के अंदर क्या हो चुके हैं, अब चेंजेस आने स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है। पहले क्या होता था, ये जो हेल्दी ऑर्गेनिज्म था, ये जो हेल्दी ऑर्गेनिज्म था जिसकी बॉडी के अंदर कोई चेंज नहीं थी, कोई वेरिएशन नहीं थी, वो ऑर्गेनिज्म एक प्रोटीन बनाया करता था। ठीक है ना। वो ऑर्गेनिज्म काफी सारे प्रोटीन्स बनाता था, लेकिन हम एक प्रोटीन की बात करेंगे स्पेशली। ठीक है ना। लेट्स सपोज कि वो ऑर्गेनिज्म प्रोटीन बनाता था जिसका नाम है प्रोटीन ए। ठीक है ना। उस ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रोटीन ए की फॉर्मेशन बहुत ज्यादा हुआ करती थी, लेकिन लेकिन फिर समय के साथ क्या हुआ, ये ऑर्गेनिज्म का डीएनए के अंदर चेंजेस आने स्टार्ट हुए। ठीक है। चेंजेस आने स्टार्ट हुए। अब जैसे जैसे चेंज आएगा इसकी बॉडी के अंदर, ठीक है ना, डीएनए के अंदर चेंज होगा तो बॉडी के अंदर भी चेंज आएगा। ठीक है ना। नाउ लेट्स, बॉडी के अंदर चेंज आ सकता है, बॉडी की फंक्शनिंग के अंदर चेंजेस आ सकता है, उन मॉलिक्यूल्स के अंदर चेंज आ सकता है जो बॉडी सिंथेसाइज कर रही है। ठीक है ना। इन तीनों चारों में से कुछ भी हो सकता है। नाउ लेट्स सपोज ये अब क्या हो गया, अब इस डीएनए के अंदर वेरिएशन आ गई है। ठीक है जी। डीएनए के अंदर वेरिएशन आ गई है। वेरिएशन आने की वजह से हो क्या रहा है कि पहले प्रोटीन ए ज्यादा बना करता था इस ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, लेकिन अब क्या हो रहा है, अब ये जो ऑर्गेनिज्म है ये क्या कर रहा है, प्रोटीन डबल ए ज्यादा बना रहा है। ठीक है ना। प्रोटीन डबल ए बनाना शुरू कर दिया इसने, ए की जगह प्रोटीन डबल ए बनाना स्टार्ट कर दिया। अब ये क्यों हुआ, ठीक है ना। पहले ये ऑर्गेनिज्म हेल्दी था, ठीक है ना, उस टाइम पर ये क्या किया करता था, प्रोटीन ए बनाया करता था। लेकिन जैसे ही इसकी बॉडी के अंदर वेरिएशन आई, ठीक है ना, जैसे इसकी बॉडी के अंदर वेरिएशन आई, तो अब वो प्रोटीन ए की जगह प्रोटीन डबल ए बनना स्टार्ट हो गया, यानी कि बॉडी की फंक्शनिंग जो है वो चेंज हो गई है। ठीक है ना। दिस इज व्हाट वेरिएशन डू। जब भी कभी वेरिएशन होगी, ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, दैट द फंक्शनिंग, द साइज और द स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी कैन चेंज। ठीक है ना। जब भी कोई वेरिएशन आती है तो उससे क्या हो सकता है, उससे बॉडी का साइज चेंज हो सकता है, बॉडी का स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है, बॉडी की फंक्शनिंग चेंज हो सकती है, जो असेंशियल मॉलिक्यूल्स बॉडी के अंदर बन रहे थे वो चेंज हो सकते हैं। असेंशियल मॉलिक्यूल्स जैसे एंजाइम्स, हॉर्मोन्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स एक्सेट्रा। ठीक है ना। तो ये चीजें हैं। तो अब जो वेरिएशन है वो आती क्यों है, ठीक है ना, उसका बड़ा एक रीजन है। वो इसलिए आती है बेटा क्योंकि
जब डीएनए, जो डीएनए है, डीएनए के अंदर चेंज आएगा तो वेरिएशन आ जाएगी। अब डीएनए के अंदर चेंज क्यों आता है, वाई डीएनए चेंज, ठीक है ना। अब ये प्रोसेस इंटरेस्टिंग है, ठीक है ना। डीएनए के अंदर चेंज क्यों आता है। अब बेटा चेंज आने के लिए कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है, पहले तो ये समझ लेते हैं। डीएनए के अंदर चेंज क्यों आएगा, क्योंकि क्योंकि जो एनवायरनमेंट है हमारा, जिस एनवायरनमेंट में हम सरवाइव कर रहे हैं, वो एनवायरनमेंट हमारे जेनेटिक मटेरियल डीएनए को कॉन्टिन्यूसली अफेक्ट करता है, ठीक है। जिस एनवायरनमेंट में हम सरवाइव कर रहे हैं, वो एनवायरनमेंट हमारे जेनेटिक मटेरियल को कॉन्टिन्यूसली अफेक्ट करता है, ठीक है ना। पहला हो गया कि जो फिजिकल फैक्टर्स हैं, जैसे कि सनलाइट है, रेनफॉल है, टेम्परेचर है, प्रेशर है, ये सारी चीजें हमारे जेनेटिक मटेरियल को अफेक्ट करती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको आपके साथ बात शेयर करता हूँ, एक जो ऑर्गेनिजम्स, हम ह्यूमंस की बात कर लेते हैं, ह्यूमन बींग्स में जो ह्यूमंस ठंडे इलाकों में ज्यादा रहते हैं, ठीक है ना, जहाँ पर ठंड ज्यादा होती है, चलिए हम बात कर लेते हैं, हमारे पास कनाडा की बात कर लो, ठीक है ना, चाहे हम बात कर लेते हैं, चलिए आइसलैंड की, ग्रीनलैंड की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। वहाँ उन इलाकों में जो लोग रहते हैं, आप देखोगे कि उनका स्किन कलर बड़ा फेयर रहता है, बहुत ज्यादा फेयर होता है वो स्किन कलर। यूके इंग्लैंड में जो लोग रहते हैं, ठंड ज्यादा होती है वहाँ पे, तो बड़ा फेयर स्किन कलर रहता है उनका। और वही अगर हम बात करें जो ह्यूमंस बहुत वार्मर रीजन में रहते हैं, जैसे अफ्रीका, ठीक है ना, साउथ अफ्रीका, तो वहां पर क्या है, वहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। अब टेम्परेचर हाई होगा तो बॉडी में एक प्रोटीन ज्यादा बनने लग जाता है, और उस प्रोटीन का नाम होता है मेलानिन, MELANIN, मेलानिन, ठीक है। मेलानिन प्रोटीन जितना ज्यादा बनता है बॉडी के अंदर, बॉडी का कलर उतना ज्यादा डार्क होता जाता है, समझ में आ गई, बॉडी का कलर उतना ज्यादा डार्क होता जाता है। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, डिफरेंट डिफरेंट एनवायरनमेंट में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स के बॉडी फीचर्स जो होते हैं, ठीक है ना, वो डिफरेंट होते हैं। समझ में आ रही है बात। अब ये नहीं है कि जो लोग अमेरिका में रह रहे हैं, या जो लोग इंडिया में रह रहे हैं, या जो चाइना में रह रहे हैं, वो अलग अलग हैं, नहीं, लोग सेम ही हैं, वो ह्यूमंस हैं सारे, ऑल ऑफ देम आर ह्यूमंस, लेकिन उनके बॉडी के अंदर कुछ ऐसे प्रोटीन्स हैं जो सिर्फ उन्हीं की बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, दूसरों की बॉडी के अंदर नहीं होते हैं, ठीक है ना। या कह लो कि इतने एक्सटेंट में नहीं होते हैं, कम होते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, अब इंडिया है, मॉडरेट टेम्परेचर है, हमारी बॉडी के अंदर टेम्परेचर जिस जीन को अफेक्ट करता है, ठीक है ना, टेम्परेचर हमारे डीएनए को अफेक्ट करेगा, और डीएनए के ऊपर स्पेशली एक जीन है मेलानिन की ही बात करते हैं, चलो। अब इंडिया में दोनों तरह के लोग होते हैं, ठीक है ना। मोस्टली इंडियंस आर ब्राउन। क्यों ब्राउन है इंडियंस, सारे इंडियंस गोरे नहीं है, ब्राउन है, क्यों, बिकॉज इंडिया के अंदर टेम्परेचर जो है वो किस तरह का है, वो मॉडरेट आता है, ठीक है ना। ज्यादा गर्मी भी होती है, ज्यादा सर्दी भी होती है, मॉडरेट टेम्परेचर कंडीशंस के अंदर क्या होगा, जो मेलानिन पिगमेंट है वो मॉडरेट प्रोड्यूस होगा, ना ज्यादा काले होंगे ना ज्यादा गोरे होंगे, ठीक है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट एनवायरमेंट कंडीशंस बॉडी को अफेक्ट करती हैं, डीएनए को भी अफेक्ट करती हैं, और इन्हीं एनवायरमेंटल कंडीशंस की वजह से जो डीएनए है वो चेंज होता है। चलिए अगर हम बात करते हैं एक और एनवायरमेंटल कंडीशन की, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस की बात कर लेते हैं बेटा। अब जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस हैं, यूवी रेडिएशंस हैं, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं आपके साथ अल्ट्रा वायलेट रेस, यूवी रेस, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस की, ठीक है ना। अब अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस हाई एनर्जी रेडिएशंस होती हैं, ठीक है ना। ये हाई एनर्जी रेडिएशंस जब डीएनए के ऊपर फॉल करती हैं, ठीक है ना, ये हाई एनर्जी रेडिएशन जब डीएनए के ऊपर फॉल करती हैं, अब ऐसा तो है नहीं कि सीधा डीएनए के ऊपर फॉल करेंगे, ये कहाँ फॉल करते हैं, हमारे स्किन के ऊपर फॉल करेंगे। अब स्किन के जो सेल्स हैं, ऑफ कोर्स बॉडी के जितने भी सेल्स हैं सभी के पास डीएनए प्रेजेंट है, ठीक है ना। अब धीरे धीरे क्या होगा कि जो स्किन सेल्स हैं उनका डीएनए के ऊपर जब ये हाई एनर्जी वाली रेस फॉल करेंगी, तो डीएनए चेंज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। डीएनए चेंज होना शुरू हो जाएगा। अब जैसे जैसे डीएनए चेंज होता जाएगा, वैसे वैसे वेरिएशंस आती चली जाएंगी, ठीक है ना। तो एनवायरनमेंट इज द बिगेस्ट, यू कैन से, वेरिएशन प्रोवाइडर। वेरिएशंस आती ही एनवायरमेंटल कंडीशंस की वजह से हैं। समझ में आ गई बात आपको, ओके। तो अब अगली बात करते हैं बेटा हम लोग, यहाँ पर नेक्स्ट थिंग है, वेरिएशंस के दो टाइप्स होते हैं,
ठीक है, वेरिएशन आर ऑफ टू टाइप्स। पहला जो टाइप है वेरिएशन का उसको बोला जाता है सोमैटिक वेरिएशन। दूसरा जो टाइप है उसको बोला जाता है गैमेटिक वेरिएशन। सोमैटिक वेरिएशन एज वेल एज गैमेटिक वेरिएशन आर द टू टाइप्स ऑफ वेरिएशन नाउ। ठीक है ना। अब इन वेरिएशंस को समझने से पहले आप ये समझना बेटा कि बॉडी के अंदर दो तरह के सेल्स होते हैं। ठीक है ना। एक होते हैं सोमैटिक सेल्स, ठीक है ना, एक होते हैं सोमैटिक सेल्स और दूसरे होते हैं बेटा हमारे पास गैमेटिक सेल्स। ठीक है ना। सोमैटिक सेल्स और गैमेटिक सेल्स को मिलाकर के ही जो बॉडी है वो फॉर्म होती है। ठीक है ना, गैमेटिक सेल्स। अब ये क्या होते हैं सोमैटिक सेल्स एंड गैमेटिक सेल्स? दीज आर द टू टाइप्स ऑफ सेल्स, सोमैटिक सेल्स एंड गैमेटिक सेल्स। चलिए समझते हैं इनके फंक्शन क्या है। अब बेटा जो सोमैटिक सेल होगा, जो सोमैटिक सेल होगा उसकी खासियत क्या है? सोमैटिक सेल्स रिप्रोडक्शन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ठीक है ना। क्या डेफिनेशन है सोमैटिक सेल्स की? दीज सेल्स डू नॉट पार्टिसिपेट्स इन रिप्रोडक्शन। ये जो सेल्स होते हैं ये रिप्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, डू नॉट पार्टिसिपेट इन रिप्रोडक्शन। ठीक है जी। अब ये कौन से सेल्स हैं? हमको कैसे पता चलेगा कि कौन से सेल्स रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं? तो बेटा बॉडी के अंदर फॉर एग्जांपल स्किन सेल्स, जो स्किन सेल्स होते हैं वो रिप्रोडक्शन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। हमारे जो न्यूरॉन्स हैं, न्यूरॉन्स रिप्रोडक्शन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। लिवर सेल्स रिप्रोडक्शन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। किडनी सेल्स, नेफ्रॉन्स पार्टिसिपेट नहीं करते हैं रिप्रोडक्शन के अंदर। ठीक है। हमारे आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स ये पार्टिसिपेट नहीं करते हैं रिप्रोडक्शन के अंदर। ठीक है ना। वो सेल्स जो रिप्रोडक्शन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते उनको बोला जाता है सोमैटिक सेल्स। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर सारे एग्जाम्पल भी लिख देता हूँ इसके। ठीक है ना। एग्जाम्पल है हमारे पास, सबसे पहला एग्जाम्पल है, चलिए ब्लड सेल्स जितने भी हैं, ठीक है, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स, ठीक है ना, ये सारे हो गए। उसके बाद बात कर लेते हैं नेफ्रॉन्स की। नेफ्रॉन्स क्या है? किडनी सेल्स। ठीक है ना। उसके बाद बात कर लेते हैं हिपैटोसाइट्स की। हिपैटोसाइट्स क्या होते हैं? हिपैटोसाइट्स आर द लिवर सेल्स। उसके बाद बात कर लेते हैं बोन्स की। बोन्स भी हमारी सेल्स के साथ ही बनी होती हैं। कौन से सेल्स के साथ बनती हैं बोन्स? ओस्टियोसाइट्स। ठीक है ना। ओस्टियोसाइट सेल के साथ बोन बनती है। अब ये सारे सेल्स जो हैं ये रिप्रोडक्शन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। हमारे नेल्स पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, हेयर्स पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना। तो वो सेल्स जो रिप्रोडक्शन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं बेटा उनको बोला जाता है सोमैटिक सेल्स। ठीक है ना। अब नाउ नेक्स्ट थिंग इज जो सेल्स पार्टिसिपेट करते हैं उनको क्या बोलेंगे? गैमेटिक सेल्स। ठीक है ना। नाम से क्लियर कर लो आप इस चीज को। गैमेटिक मीन्स समथिंग विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गमीट्स। ठीक है ना। गमीट्स आपको पता है क्या होते हैं। ठीक है ना। ओके। तो क्या है हमारे पास? गमीट्स क्या होते हैं? दो सेल्स विच पार्टिसिपेट्स इन रिप्रोडक्शन। के तो यहाँ पर फटाफट से डेफिनेशन लिख देते हैं। सेल्स विच पार्टिसिपेट्स इन रिप्रोडक्शन। ओके। अब ये कौन से होते हैं? ठीक है जी। चलिए तो इसको डिस्कस करते हैं। अब मेल्स के अंदर बेटा, मेल्स के अंदर कौन से सेल्स पार्टिसिपेट करते हैं रिप्रोडक्शन के अंदर? ठीक है ना। देन द आंसर इज, मेल्स के अंदर जो सेल्स पार्टिसिपेट करते हैं दोज आर द टेस्टिस, टेस्टिकल्स सेल, टेस्टिकल्स के जो सेल्स होते हैं। ठीक है ना। ओके। टेस्टिकल्स में टेस्टिकल्स के सेल्स पार्टिसिपेट करते हैं रिप्रोडक्शन के अंदर। और फीमेल्स की अगर मैं बात करूं तो फीमेल्स की अगर हम बात करें बेटा तो ह्यूमन फीमेल्स के अंदर जो ओवेरियन सेल्स होते हैं, ओवरी के सेल्स, ठीक है ना, ओवेरियन सेल्स रिप्रोडक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है। तो ये दो सेल्स को छोड़कर, टेस्टिकल सेल्स एंड ओवेरियन सेल्स को छोड़कर ह्यूमन बींग्स के पास जितने भी बाकी सेल्स हैं सारे सोमेटिक हैं। ठीक है। गेमेटिक कौन से हैं? सिर्फ टेस्टिकल सेल्स एंड ओवेरियन सेल्स। एंड आपको पता है यही टेस्टिकल्स एंड ओवरीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ स्पर्म्स एंड एग रिस्पेक्टिवली। ठीक है ना। टेस्टिकल्स ने स्पर्म बनाने हैं, ओवरी ने एग बनाना है। ठीक है ना। तो यही चीज है। ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिप्रोडक्शन के अंदर एंड सोमेटिक सेल्स पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं रिप्रोडक्शन के अंदर। ठीक है ना। तो दो तरह के सेल्स हैं। अब वेरिएशन भी दो तरह की है, सोमेटिक वेरिएशन एंड गेमेटिक वेरिएशन। अब आपको क्लियर हो गई है? गैस करो।
सोमैटिक वेरिएशन कौन सी होगी? सोमैटिक वेरिएशन वो होगी जो कि सोमैटिक सेल्स में होती है, गेमेटिक वेरिएशन वो होगी जो गेमेटिक सेल में होती है, पहली बात। ठीक है, सेम सेम है। ओके, सोमैटिक सेल्स के अंदर जब वेरिएशंस होती हैं, फॉर एग्जांपल जब यूवी रेडिएशन हमारे स्किन के ऊपर फॉल करती है, तो वो जो वेरिएशन आई है वो सोमैटिक सेल्स के अंदर आई है, सोमैटिक सेल्स के अंदर आई है, गेमेटिक सेल के अंदर नहीं आई है। ठीक है ना? जब वेरिएशन सोमैटिक सेल के अंदर हो, फॉर एग्जांपल ब्लड सेल्स है उनके अंदर वेरिएशन हो गई, नेफ्रॉन्स के अंदर वेरिएशन हो गई, हेपेटोसाइट के अंदर वेरिएशन होगी, ओस्टियोसाइट के अंदर वेरिएशन होगी, XYZ कोई भी बॉडी का सेल है जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा रिप्रोडक्शन में, उसके अंदर जब वेरिएशन होती है, उस तरह के वेरिएशन को बोला जाता है सोमैटिक वेरिएशन। गेमेटिक वेरिएशन कौन सी होती है? जो कि सिर्फ उन सेल्स में हो जो गेमेट्स बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जैसे कि टेस्टिकल सेल्स और ओवेरियन सेल्स। जब इनमें वेरिएशन होएगी फिर हम कहेंगे कि गेमेटिक वेरिएशन हुई है। ठीक है ना? अच्छा, तो ये तो पहली होगी कि वेरिएशन के दो टाइप्स हैं डिपेंडिंग अपॉन कि वो कौन से सेल्स में हो रही है। ठीक है ना? सोमैटिक में हो रही है तो सोमैटिक वेरिएशन, गेमेटिक में हो रही है तो गेमेटिक वेरिएशन। क्लियर है? ओके, अब और क्या डिफरेंस है इन सोमैटिक और गेमेटिक में? दूसरा डिफरेंस ये है कि जो वेरिएशन सोमैटिक सेल के अंदर होती है वो इनहेरिट नहीं होती है। ठीक है ना? इनहेरिट नहीं होती है। इनहेरिट का मतलब नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन नहीं होती है। जो वेरिएशन सोमैटिक सेल में हुई है वो नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन नहीं होगी, और जो वेरिएशन गेमेटिक सेल में हुई है वो नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन होगी। अब इसका क्या रीजन है? रीजन बाद में डिस्कस करते हैं, पहले एक एग्जांपल सुनो। फॉर एग्जांपल कि एक पर्सन है, ठीक है ना, वो धूप में घूम रहा है, ठीक है ना, और जिस जगह पर वो घूम रहा है वहां पर यूवी रेडिएशंस बहुत ज्यादा है। ठीक है ना? यूवी रेडिएशन भी सन से आती है, ऑफ कोर्स ओजोन लेयर प्रिवेंट करती है हमको। ठीक है ना? लेकिन फिर भी ओजोन लेयर होने के बावजूद भी यूवी रेडिएशन फॉल करती हैं, अर्थ सरफेस तक आती हैं। और जब यूवी रेडिएशन सरफेस तक आती हैं तो क्या होता है, फिर वो ह्यूमन बींग्स के ऊपर भी फॉल करेंगे, ऑफ कोर्स दूसरे एनिमल्स एंड प्लांट्स के ऊपर भी करेंगे। ओके, तो जब वो कंडीशन है, फॉर एग्जांपल एक पर्सन कंसीडर करते हैं हम लोग, पर्सन ए। ठीक है ना? अब पर्सन ए जो है उसके ऊपर यूवी रेस फॉल कर रही है, उसके स्किन सेल्स के ऊपर यूवी रेस फॉल कर रही है। अब जो स्किन सेल्स हैं उसका डीएनए चेंज होना शुरू हो जाएगा, बिकॉज डीएनए इज स्टेबल। डीएनए एक स्टेबल मॉलिक्यूल है। ठीक है ना? लेकिन जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, उनकी एनर्जी इतनी हाई है कि वो डीएनए की स्टेबिलिटी को कॉम्प्रोमाइज कर देती है। अब जैसे डीएनए स्टेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज होगी, ठीक है ना, डीएनए का स्ट्रक्चर चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा, डीएनए के जो जीन्स हैं वो चेंज होने स्टार्ट हो जाएंगे, और जैसे ये होगा वेरिएशन आ जाएगी, क्योंकि व्हाट इज वेरिएशन? चेंजेस अकर्स इन डीएनए। डीएनए के अंदर कोई भी चेंज होगा तो वो वेरिएशन है। ठीक है ना? उससे वेरिएशन होगी। ओके, तो अब उस पर्सन के जो स्किन सेल्स थे उसके अंदर वेरिएशन आई, और सपोज, ठीक है ना, मैं यहाँ पर डायग्रामेटिकली आपको ये चीज समझाता हूँ। सपोज मैं यहाँ पर स्किन सेल्स ड्रॉ कर देता हूँ कुछ, ठीक है ना, सोमैटिक वेरिएशन की बात कर रहे हैं, तो ये रहा काफी सारे स्किन, एक टिश्यू ड्रॉ कर दिया मैंने स्किन का, ठीक है ना, और यहाँ पर अब मैं सेल ड्रॉ कर रहा हूँ ये लाइंस के अंदर। ठीक है जी। नाउ लेट्स सपोज ये इतना सा पार्ट है जहाँ स्किन का, जिसके ऊपर अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन फॉल की है। चलो हम अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जो है वो फॉल करवा देते हैं इसके ऊपर, यहाँ पर यूवी रेस कर देते हैं। ठीक है, यूवी रेडिएशन फॉल की इस स्किन टिश्यू के ऊपर, ठीक है ना, और अब इसके अंदर चेंजेस आने स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है ना? आपने एक चीज डेफिनेटली सुनी होगी कि अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन कॉजेज स्किन कैंसर, है ना, स्किन कैंसर कॉज करते हैं अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। कैसे करती हैं ये समझाता हूँ। देखो, लेट्स सपोज कि यहाँ पर अब आपको जितने सेल्स दिख रहे हैं, लेट्स सपोज मैं मान के चलता हूँ कि इतने रीजन में मेरे पास 25 सेल्स हैं। ठीक है ना? लेट्स सपोज कि 25 सेल्स हैं, स्किन सेल्स हैं 25। ठीक है ना? 25 स्किन सेल्स हैं यहाँ पे मेरे पास, उसके ऊपर अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन फॉल कर रही है। अब क्या होगा? अब अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन ने डीएनए का जीन्स चेंज कर देने, जीन्स की कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर देनी है। नाउ लेट्स सपोज जब सेल डिवाइड होता है, आपको पता ही है एक सेल दो सेल में डिवाइड होता है। ठीक है ना? जब सेल डिवाइड होता है उस टाइम पर
बहुत सारे ऐसे प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं बॉडी के अंदर जो सेल डिवीजन को मॉनिटर करते हैं, ठीक है, जिनका फंक्शन क्या है, सेल डिवीजन को मॉनिटर करना। जब ऐसे प्रोटीन्स जो सेल डिवीजन को मॉनिटर कर रहे हों, अगर वो प्रोटीन्स ही खराब हो जाएं तो, ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन क्या कर देती है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस डीएनए खराब करती है, ठीक है ना। डीएनए से ये प्रोटीन्स बनते हैं, हमारी बॉडी के अंदर जितने प्रोटीन्स हैं, ठीक है ना, वो डीएनए से बने हुए हैं, ठीक है ना। और जो प्रोटीन्स हम अपनी डाइट में लेते हैं वो वाले प्रोटीन्स होते हैं जो हमारी बॉडी खुद नहीं बना सकती, अदरवाइज 90% ऑफ द प्रोटीन्स ऐसे हैं जो हमारी बॉडी खुद बना लेती है, ठीक है ना। अच्छा, जैसे कि बेटा जितने भी बॉडी में एंजाइम्स हैं, जितने भी बॉडी में हार्मोन्स हैं, ठीक है ना, ये सारे प्रोटीन्स के साथ ही तो बने होते हैं, ठीक है ना। ऑल एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, ऑल द एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है ना। अच्छा, तो चलो अब जितने भी हॉर्मोन्स हैं, ऑल हॉर्मोन्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है ना। तो अब बेटा लेट्स सपोज कि सेल डिवीजन को कंट्रोल करने वाले जीन्स खराब हो गए, ठीक है ना। जो जीन्स सेल डिवीजन को कंट्रोल करते थे वो जीन्स खराब हो गए हैं, ठीक है ना। अब होगा क्या, एक सेल से दो सेल बनेंगे, दो से चार बनेंगे, चार से आठ बनेंगे, आठ से 16, 16 से 32, 32 से 64, बढ़ते जाएंगे आगे आगे, ठीक है। सेल्स के अंदर डिवीजन होती चली जाएगी। जो सेल्स डीएनए जो डीएनए डीएनए के अंदर क्या है, ऐसे जीन्स हैं जो सेल डिवीजन को कंट्रोल कर रहे हैं। डीएनए के अंदर ऐसे जीन्स हैं जो सेल डिवीजन को कंट्रोल कर रहे हैं, और उन जीन्स से बनता है आगे ऐसे प्रोटीन्स जो कि सेल डिवीजन को कंट्रोल करते हैं, ठीक है ना। डीएनए के अंदर जो जीन्स प्रेजेंट हैं वो ऐसे प्रोटीन्स बनाते हैं जो कि सेल डिवीजन को कंट्रोल कर सकें। बात समझ में आ गई आपको? ओके, आगे बढ़ते हैं। तो अगर अगर वो जीन्स खराब हो जाएं जो सेल डिवीजन को कंट्रोल कर रहे हैं तो क्या होगा, फिर सेल डिवीजन को कंट्रोल करने वाला कोई होगा? फिर कोई नहीं होगा, ठीक है ना। अगर वो डीएनए खराब हो जाए जो सेल डिवीजन को कंट्रोल करता है तो क्या सेल डिवीजन कंट्रोल करने वाला कोई होगा? कोई भी नहीं होगा। उस कंडीशन में क्या होना है फिर बेटा उस कंडीशन के अंदर सेल के अंदर अनलिमिटेड ग्रोथ शुरू हो जाती है। अनलिमिटेड ग्रोथ, एक से दो, दो से चार, चार से आठ, आठ से 16, 16 से 32, आगे आगे बढ़ते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे। कंट्रोल करने वाला, रोकने वाला कोई नहीं है। और जब सेल्स की ग्रोथ अनलिमिटेड हो जाती है, अनकंट्रोलेबल हो जाती है, उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं कैंसर, ठीक है। उस कंडीशन को क्या बोला जाता है, फिर कैंसर बोला जाता है। तो बेटा यही चीज है हमारे पास, दैट अनकंट्रोलेबल ग्रोथ ऑफ सेल्स आर नोन एज कैंसर, एंड दैट कैंसर इज कॉज्ड बाय अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कमिंग फ्रॉम सन, ठीक है जी। तो अब वो जो कैंसर हुआ है, ठीक है, वो जो कैंसर हुआ है वो कहाँ हुआ है, वो तो स्किन के ऊपर हो गया, ठीक है, स्किन के ऊपर हो गया। ओके, यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई है, ठीक है। एक बार मैं सम अप कर दूं, क्या था, एक पर्सन था, पर्सन ए, वो ऐसे रीजन में प्रेजेंट था जहां पर अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन काफी ज्यादा है। वो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन उस पर्सन ए की स्किन के ऊपर फॉल करी, और उस पर्सन के स्किन के जो सेल्स थे उसका डीएनए चेंज कर दिया, और अनफॉर्चुनेटली डीएनए का वो पार्ट चेंज हुआ जो सेल डिवीजन को कंट्रोल कर रहा था, ठीक है ना। अब इस सिनेरियो में सेल डिवीजन को कंट्रोल करने वाला जीन खराब हो चुका है। अब सेल डिवीजन को कोई कंट्रोल नहीं कर रहा है, जिस वजह से सेल डिवीजन अनकंट्रोलेबल हो जाएगी, विच लीड्स टू कैंसर, ठीक है ना। अब अब वो पर्सन ए है जिसको स्किन कैंसर हो चुका है। अब नाउ वो पर्सन ए जिसको स्किन कैंसर है, ठीक है ना, वो किसी ऐसी फीमेल के साथ मेट करता है जो कि नॉर्मल है, जो कि नॉर्मल है, ठीक है ना, या किसी ऐसी फीमेल के साथ मेट करता है जिसको कैंसर है। कोई भी प्रोबेबिलिटी लगा के चलो, ठीक है ना। एक कैंसर पेशेंट इज मीटिंग विद अनदर पर्सन, रिगार्डलेस वेदर इट इज वेदर इट इज कैंसरस और नॉन कैंसरस, ठीक है ना, कोई भी हो। तो होगा क्या, होगा ये, आपको क्या लगता है कि उनके मीटिंग के बाद जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी, ठीक है ना, जो उनके पास बेबी होगा उसको कैंसर होगा? आंसर इज नो, उसको नहीं होगा,
क्यों नहीं होगा? बिकॉज जो वेरिएशन आई थी वो सोमेटिक सेल्स में आई थी, सिर्फ पर्सन ए के सिर्फ सोमेटिक सेल्स डैमेज हुए थे, गेमेटिक सेल डैमेज नहीं हुए थे, ठीक है ना। एंड जब रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है उसमें पार्टिसिपेट गेमेटिक सेल्स करते हैं, सोमेटिक सेल्स नहीं करते हैं। तो जब सोमेटिक सेल्स पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हैं तो फिर वो नेक्स्ट जनरेशन को अफेक्ट कैसे कर सकते हैं? मिल गया आंसर आपको? ठीक है ना? यस। जब सोमेटिक सेल्स रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे, ठीक है ना, तो फिर वो नेक्स्ट जनरेशन को अफेक्ट भी कैसे करेंगे? फिर तो वो अफेक्ट भी नहीं कर सकते, ठीक है ना। क्योंकि अगर वेरिएशन आती स्पर्म्स में, फिर हम मान लेते कि नेक्स्ट जनरेशन जो है वो अफेक्ट होगी, क्योंकि स्पर्म्स ही डैमेज्ड है, ठीक है। अगर वेरिएशन आती एग में, फिर हम मान लेते हैं कि हाँ जी नेक्स्ट जनरेशन जो है वो अफेक्टेड होगी। क्यों? क्योंकि एग ही डैमेज्ड है, ठीक है ना। लेकिन अगर बेटा जो वेरिएशन है वो सोमेटिक सेल्स के अंदर हो रही है, तो उस कंडीशन के अंदर मानकर चलो कि नेक्स्ट जनरेशन जो है उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, क्योंकि सोमेटिक सेल्स पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं रिप्रोडक्शन के अंदर। एम आई क्लियर? ठीक है जी। इट इज जस्ट लाइक कि मैं आपको एक चीज बता दूं कि एक डॉग है, ठीक है ना, एक डॉग है। डॉग्स के अंदर क्या होता है बेटा, अक्सर हम लोग क्या करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, ठीक है, वीडियो को बैक करके स्क्रीनशॉट ले लेना। मैं भी थोड़ी एक चीज दिखानी चाहता हूँ आपको एक और, ठीक है ना। लेट्स कंसीडर बेटा यहाँ पर मेरे पास एक डॉग प्रेजेंट है, ठीक है ना, दिस इज डॉग वन, ठीक है जी। ये डॉग वन है मेरे पास यहाँ पर, ठीक है जी। और यहाँ पर मेरे पास प्रेजेंट है एक दूसरा डॉग टू, डॉग टू। अब ये जो डॉग वन है और ये जो डॉग टू है, ठीक है ना, डॉग वन का मैंने क्या किया, डॉग वन की मैंने टेल काट दी, ठीक है ना, टेल क्रॉप कर दी, ठीक है जी, टेल क्रॉप कर दी, ठीक है ना। डॉग टू, लेट्स सपोज मेरे पास पिटबुल था, या लेट्स सपोज मेरे पास जर्मन शेफर्ड है, कोई भी एक्सवाइजेड, जो भी ब्रीड आपकी फेवरेट है, आपने उसके ईयर क्रॉप कर दिए। ईयर क्रॉपिंग की जाती है डॉग्स के अंदर, ठीक है, टेल क्रॉपिंग भी की जाती है, टेल काट दी जाती है। अक्सर जो रॉट वाइलर्स होते हैं उनकी टेल कटी मिलेगी आपको, ठीक है ना, या डॉबरमैन्स की टेल काट दी जाती है, लोग काट देते हैं। तो ये कॉमन एग्जाम्पल है, ठीक है ना। अब ये डॉग वन जिसकी टेल क्रॉप हो गई, ये डॉग टू जिसके ईयर क्रॉप हो गए, ठीक है ना। नाउ लेट्स सपोज हम क्या कर रहे हैं, हम इन दोनों को मेट करा देते हैं आपस में, ठीक है ना। इनमें से एक मेल है एक फीमेल है, इनको मेट करवा देते हैं आपस में। लेट्स सपोज डॉग वन इज अ मेल, डॉग टू इज अ फीमेल, जिसके ईयर क्रॉप है वो फीमेल है, डॉग वन जिसके टेल क्रॉप है वो मेल है, ठीक है। अब क्या होगा, चलो यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ कि ये बेटा मेल है, ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो बाद में। दिस इज अ मेल, ठीक है, एंड दिस इज अ फीमेल, ये फीमेल है, ठीक है जी, ये फीमेल है। अब जो मेल है वो क्या करेगा, उसका तो एक ही काम है, ठीक है ना। अगर वो रिप्रोड्यूस कर रहा है तो जो मेल है वो स्पर्म प्रोड्यूस करवाएगा, और जो फीमेल है वो एग प्रोड्यूस करवाएगी, ठीक है ना। चलिए ये भी चीज लिख देते हैं, डॉग्स के अंदर भी सेम ही होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो डॉग है, मेल है, उसने स्पर्म्स प्रोड्यूस करवा देने हैं, एंड जो फीमेल है उसने यहाँ पर एग प्रोड्यूस करवा देना, ठीक है ना, एग प्रोड्यूस करवा देना। दोनों सिनेरियो हो गए। अब क्या होगा, अब ये जो स्पर्म्स हैं इन दोनों के वो फ्यूज होंगे, ठीक है ना, कर देते हैं। ये मैंने वीडियो में भी बताया था पिछली बार, एप्लॉयड डिप्लॉयड समझा रहा था जब मैं, ठीक है ना, कि स्पर्म एंड एग जब फ्यूज हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा, जाइगोट, ठीक है ना। तो यहाँ पर जाइगोट फॉर्मेशन हो जाएगी, और इस जाइगोट से फर्दर आगे एम्ब्रियो, एंड एम्ब्रियो के बाद फाइनल स्टेप क्या हो जाएगा कि इसी जाइगोट से जी हम लोग क्या कर देंगे, एक बेबी डेवलप करवा देंगे। इसके बाद एम्ब्रियो आएगा, वो मैं लिख नहीं रहा क्योंकि अब मेरे को पता है आप इतने समझदार हो कि समझ जाओगे बात को। तो यहाँ पर क्या फॉर्म हो जाएगा, बेबी फॉर्म हो जाएगा, या कह लो कि बेबी डॉग्स जो हैं वो फॉर्म हो जाएंगे, ठीक है ना, काफी सारे। ओके, बेबी डॉग्स फॉर्म हो गए हैं। तो अब मेरे को एक बात बताओ कि जो बेबी डॉग्स फॉर्म हुए हैं, इनके पास टेल नहीं होगी क्या, या या इसकी जो ये बेबी डॉग फॉर्म हुआ है इसकी टेल ऑलरेडी क्रॉप होगी, या ईयर ऑलरेडी क्रॉप्ड होंगे? ऐसा तो नहीं होता ना। अब आप समझ चुके हो बात को, ठीक है ना। जो बेबी डॉग्स होंगे उनके पास टेल भी होगी और उनके पास ईयर भी होंगे, ठीक है ना। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब तो ये हुआ कि जो टेल है, ठीक है ना, एंड जो ईयर है वो सोमेटिक सेल्स हैं,
टेल एंड ईयर दोनों ही सोमेटिक सेल्स के साथ बने हुए हैं, वो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। इसी वजह से जो नेक्स्ट जनरेशन फॉर्म हुई है उनके टेल एंड ईयर्स नॉर्मल हैं। ठीक है ना, टेल एंड ईयर नॉर्मल है। समझ में आ गई बात। अब एक और एग्जांपल देता हूँ, हमारे इंडिया में बड़ा कॉमन है मोस्टली। आप देखो ना, अपने आपके जो मदर हैं या आपके जो मासी है या बुआ जी हैं, है ना, या नानी को ऑब्जर्व करना है या दादी को ऑब्जर्व करना है कभी, उनके जो पिनाज हैं, आप कहते हैं जो कान बनवा लेते हैं, है ना, इयरिंग्स वगैरह डालने के लिए, या नोज को बोर करवा लेते हैं नोज पिन वगैरह लगाने के लिए, है ना। तो ये लेडीज में बड़ा कॉमन है इंडिया में। तो क्या आप देखना अपनी जो हमारे ग्रैंड मदर हैं, ठीक है ना, मेरे भी ग्रैंड मदर हैं जो, तो क्या होगा, उनके जो नोज हैं वो बोर किए हुए हैं नोज पिन लगाने के लिए, ईयर बोर किए हुए हैं क्या करने के लिए, इयरिंग्स पहनने के लिए। लेकिन जो हमारे डैड हैं या जो हमारी बुआ जी हैं, ठीक है ना, तो उनके तो नोज बोर नहीं होते। ठीक है ना, जब वो पैदा होते हैं तो क्या बोर्ड होते हैं ऑलरेडी? नहीं, ईयर्स भी नॉर्मल होते हैं, नोज भी नॉर्मल होता है। ठीक है ना, ओके। हमारी मदर का नोज भी बोर्ड होगा और इयरिंग्स भी ईयर्स भी बोर्ड होते हैं, क्या पहनने के लिए इयरिंग्स एंड नोज पिन। तो क्या जो नेक्स्ट जनरेशन है, जो डॉटर्स फॉर्म होती हैं या जो सन फॉर्म होता है, ठीक है ना, तो उनके नोज और ईयर्स बोर्ड होते हैं? नहीं, वो नॉर्मल होते हैं। इससे क्या पता लग रहा है? इससे पता चल रहा है कि ईयर्स के सेल सोमेटिक हैं, नोज के सेल सोमेटिक हैं। ठीक है ना, जो सेल्स सोमेटिक होते हैं और अगर उनके अंदर वेरिएशन आए, ठीक है ना, वेरिएशन क्या आ गई, अब यहाँ पर जो वेरिएशन आई है वो डीएनए लेवल पर भी आ सकती है, या हम सीधी यहाँ पर तुम फिजिकल वेरिएशन मान के चल रहे हैं कि हमने टेल ही काट दी। ठीक है ना, इससे बड़ी वेरिएशन क्या होगी, एक ऑर्गन ही रिमूव कर दिया कंप्लीट, टेल कट गई है। वेरी होगी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो गया, बिना टेल का हो गया। ठीक है ना, तो क्या जो नेक्स्ट जनरेशन फॉर्म होगी उसके पास टेल नहीं होगी? होती है, टेल होती है। यहाँ से क्या पता लग रहा है, यहाँ से पता चल रहा है कि टेल के सेल्स अगर एब्सेंट भी हों, अगर एब्सेंट भी हों तब भी नेक्स्ट जनरेशन के पास टेल फॉर्म होगी। क्यों? क्योंकि टेल बनाना टेल बनाने के लिए जो कंपोनेंट्स चाहिए उसकी इंफॉर्मेशन डीएनए में है, टेल में नहीं है, डीएनए में है। ठीक है ना, तो यहाँ पर इस डॉग ने जो स्पर्म्स फॉर्म करवाए थे, इस ये जो स्पर्म्स फॉर्म करवाए थे, स्पर्म्स के अंदर हर एक चीज की इंफॉर्मेशन है, चाहे वो बॉडी में प्रेजेंट है चाहे नहीं है। टेल चाहे यहाँ पर नहीं थी, लेकिन जो स्पर्म्स हैं, स्पर्म्स का जो डीएनए है उसके पास टेल की इंफॉर्मेशन थी। इसीलिए नेक्स्ट जनरेशन में जो डॉग्स बने उनकी टेल प्रॉपर थी। यहाँ पर जो ये फीमेल है, इसके जो ईयर क्रॉप कर दिए गए थे, ठीक है ना, अब ऐसा नहीं है कि इस फीमेल के पास ईयर्स के बारे में इंफॉर्मेशन खत्म हो जाएगी, नहीं, वो इंफॉर्मेशन इस फीमेल के एग के पास प्रेजेंट है। इस एग के अंदर ईयर क्रॉपिंग के बारे में, ईयर्स फॉर्मेशन के बारे में इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है। जिस वजह से क्या होगा बेटा, अब यहाँ पर दोनों स्पर्म्स एंड एग की फ्यूजन के बाद जो जाइगोट बना है, एंड जाइगोट के बाद फर्दर आगे जो बेबी बनेगा वो नॉर्मल होगा। क्यों नॉर्मल होगा? बिकॉज जो प्रोडक्शन ऑफ नेक्स्ट जनरेशन है, इट इज डिपेंडिंग ऑन गेमेटिक सेल्स, नॉट ऑन सोमेटिक सेल्स। ठीक है ना, अगर सोमेटिक सेल्स पर डिपेंड करती तो फिर तो अगर टेल कटी है तो नेक्स्ट जनरेशन में टेल ना होती, अगर सोमेटिक सेल्स पर डिपेंड करती। ठीक है ना, सो दैट we can say that the cutting of tail of a dog does not affect the production of gametes। ठीक है ना, वो gametes के प्रोडक्शन को अफेक्ट नहीं कर रही है। ठीक है जी, और वो एक सोमेटिक सेल है, टेल के जो सेल्स हैं वो सोमेटिक सेल्स हैं, वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे रिप्रोडक्शन में। इसीलिए जो सोमेटिक वेरिएशंस होती हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिट नहीं होती हैं। इसी वजह से इन वेरिएशंस को हम लोग एक्वायर्ड ट्रेट्स भी बोलते हैं, एक्वायर्ड ट्रेट्स भी बोलते हैं। ठीक है ना, नाउ व्हाट आर एक्वायर्ड ट्रेट्स? एक्वायर्ड ट्रेट्स कौन से ट्रेट्स होते हैं? ठीक है, यहाँ से बात को कंटिन्यू करते हैं। एक्वायर्ड ट्रेट्स कौन से होते हैं? फॉर एग्जांपल, अच्छा अब यहाँ पर मैं डीएनए चेंज की बात नहीं करूंगा, यहाँ पर मैं बात करूंगा, लेट्स सपोज कि हम अपने फादर या मदर का एग्जांपल लगाकर चलते हैं। लेट्स सपोज कि किसी के फादर हैं, वो गाते बहुत अच्छा है, ठीक है, या लेट्स सपोज वो डांस बड़ा अच्छा करते हैं, या लेट्स सपोज उनको स्विमिंग आती है, स्विमिंग का एग्जांपल लेकर चलते हैं। ठीक है ना, लेट्स सपोज पर्सन ए के जो फादर हैं वो स्विमिंग बहुत अच्छी करते हैं।
तो जो पर्सन ए का बेबी है, क्या वो पैदा होते ही स्विमर होगा? नहीं। स्विमिंग तो सीखनी पड़ती है, डांसिंग तो सीखनी पड़ती है, सिंगिंग तो सीखनी पड़ती है, ठीक है ना। एक्वायर्ड ट्रेड्स यानी कि वो वाले ट्रेड्स जो एक पर्सन अपनी जिंदगी में सीखता है, ठीक है ना। और जो सीखी हुई बातें होती हैं वो कभी इनहेरिट नहीं होती, ठीक है ना। वो सीखी हुई बातें कभी भी इनहेरिट नहीं होती है, नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन नहीं होती है, ठीक है ना। अगर पास ऑन होती तो फिर जिसके फादर वॉरियर थे किसी टाइम पर, ठीक है ना, तो बेटा भी वॉरियर ही होगा, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है ना, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। अगर किसी के फादर का इंटरेस्ट फिलोसफी में बहुत ज्यादा है तो जरूरी नहीं है कि डॉटर या सन का भी इंटरेस्ट वैसा ही होगा, या किसी के मदर अगर बहुत अच्छे डांसर हैं तो जरूरी नहीं है कि आगे सन या डॉटर भी डांसर ही होंगे, नहीं। वो चीजें उन्होंने सीखी हैं, और जो चीजें सीखी हुई होती हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन नहीं होती। समझ में आ गई बात आपको? अब वो एग्जाम्पल मैं आपको दे चुका हूँ, ठीक है ना। ये लेट्स सपोज एक चीज और करते हैं हम लोग। लेट्स सपोज कि कोई एक मदर है, ठीक है ना, उनका एक्सीडेंट हुआ किसी तरह से, और उनका हाथ या कह लो कि एक फिंगर जो है वो कट गई एक्सीडेंट के अंदर, ठीक है ना। क्या अब वो जब मदर जो है वो नेक्स्ट टाइम पर मेट करेगी तो जो नेक्स्ट जनरेशन होगी क्या उसकी फिंगर नहीं होगी? होगी। क्यों? बिकॉज फिंगर बिलोंग्स टू सोमेटिक सेल्स, द सेल्स ऑफ फिंगर डू नॉट पार्टिसिपेट इन रिप्रोडक्शन। समझ में आ गई आपको? अब आपको सोमेटिक वेरिएशंस अच्छे से क्लियर हो गई हैं। सोमेटिक वेरिएशंस आर द वेरिएशंस व्हिच अकर्स इन सोमेटिक सेल्स, ठीक है ना, एंड इट डू नॉट इनहेरिट इन नेक्स्ट जनरेशन। इसको हम लोग एक्वायर्ड ट्रेट्स भी बोलते हैं, ठीक है ना। कटिंग ऑफ टेल ऑफ डॉग्स, बोरिंग ऑफ पिना इन फीमेल्स एक्सेट्रा, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं गेमेटिक वेरिएशन की, ठीक है ना, जो वेरिएशन गेमीट्स में आई है, गेमीट्स में वेरिएशन आई है। अब ये चीज भैया सोचने वाली है, गेमीट्स में वेरिएशन कैसे आई है? चलो लेट्स सपोज कि कुछ रीजंस हैं कि वेरिएशन आ गई गेमीट्स में, ठीक है ना। रीजन क्या होंगे वो मैं आगे बताऊंगा आपको, एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन जो नेक्स्ट टॉपिक है, कि गेमीट्स में वेरिएशन क्यों आती है वो नेक्स्ट टॉपिक होगा। लेकिन अभी अज्यूम करके चलते हैं कि वेरिएशन अकर्ड इन गेमीट्स, वेरिएशन जो है गेमीट्स के अंदर आ चुकी है। लेट्स सपोज कि जो ये स्पर्म था ये मेल हेल्दी है, ठीक है ना, यहाँ पर हम लिख देते हैं ब्रैकेट में हेल्दी, ठीक है ना। ये डॉग जो था ये हेल्दी था, ठीक है ना। और ये जो मदर है ये भी हेल्दी है, ये फीमेल है ये भी हेल्दी है, ठीक है ना। यहाँ पर ब्रैकेट में कर लेते हैं हम लोग इसको, ठीक है जी, ये मदर भी हेल्दी है, ओके। हेल्दी हेल्दी फादर हेल्दी मदर, लेकिन इस फादर ने यहाँ पर ये अनहेल्दी कह लो या कह लो डिफॉल्टी, डिफॉल्टी, ठीक है ना, या एक और नाम हम लोग दे देते हैं डैमेज्ड, ठीक है ना, या फिर वेरिएशन कह लो, ठीक है ना। चलो हम लोग यहाँ पर नाम देकर चलते हैं कि डिफॉल्ट, डिफॉल्ट मतलब कोई प्रॉब्लम है इसके अंदर, डिफॉल्ट स्पर्म्स प्रोड्यूस करती है, ठीक है ना। और एग, एग जो एग है वो यहाँ पर हेल्दी है, एग बिल्कुल हेल्दी है, इसका डीएनए बिल्कुल हेल्दी है, ठीक है। स्पर्म्स डिफॉल्टी एग हेल्दी है, जाइगोट बन गया और जो बेबी डॉग्स फॉर्म हुए, अब जो ये बेबी डॉग्स फॉर्म होंगे नॉर्मल होंगे? नहीं, अब ये नॉर्मल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि गेमेटिक सेल्स, जिन्हों गेमेटिक सेल्स की वजह से जो ये जाइगोट बना था वो गेमेटिक सेल्स कैसे थे? एक उनमें से अनहेल्दी था, एक उनमें से अनहेल्दी था, स्पर्म्स अनहेल्दी थे। बेशक फादर हेल्दी है लेकिन स्पर्म्स अनहेल्दी फॉर्म हुए, क्यों? क्योंकि गेमेटिक सेल्स के अंदर फादर के जो टेस्टिकल सेल्स हैं उनके अंदर वेरिएशन आई, जिस वजह से डिफॉल्टी स्पर्म्स प्रोड्यूस हुए, ठीक है ना। और गेमेटिक सेल्स रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, जिस वजह से नेक्स्ट जनरेशन कैसी होगी? यहाँ पर जो ये नेक्स्ट जनरेशन आई है ये बेटा डिफॉल्टी होगी, ठीक है। ये डिफॉल्टी कह लो, चाहे वर्ड आप अनहेल्दी यूज कर लो यहाँ पे, ठीक है ना, चाहे वर्ड आप अनहेल्दी यूज कर लो, ठीक है ना। तो ये चीज रहेगी बेटा यहाँ पर। तो जो गेमेटिक वेरिएशंस हैं, गेमेटिक वेरिएशन जो होती हैं ये नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिट होती हैं, ये बात हम यहाँ से सीख लेंगे। इनहेरिटेड एज वेल एज ट्रांसमिटेड, ये नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट होती हैं,
ठीक है ना। इनको हम लोग इनहेरिटेड ट्रेट्स भी बोलते हैं, इनहेरिटेड ट्रेट्स भी बोला जाता है, जो ट्रेट्स नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन हो। ठीक है, ओके। जैसे कि ह्यूमन हाइट, अब जो हाइट है, अक्सर हम लोग देखते हैं कि जो हाइट होती है हमारी, वो या हमारी मदर के ऊपर जाती है या फादर के ऊपर जाती है, दोनों में से किसी एक के ऊपर होगी, लेकिन होगी उन दोनों में से किसी एक की। ठीक है ना। स्किन कलर या हमारी मदर के ऊपर होगा या फादर के ऊपर होगा। ठीक है ना। तो ये जो चीज है ये इनहेरिटेबल है। ठीक है ना, ये चीज इनहेरिटेबल है। ह्यूमन हाइट का जो करेक्टर है ये इनहेरिटेबल करेक्टर है। ठीक है ना। स्किन कलर, ये जो करेक्टर है ये इनहेरिटेबल करेक्टर है। अगर इनके अंदर वेरिएशन आएंगी, इन करेक्टर्स के अंदर वेरिएशन आएंगी, तो वो नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन होंगी। ठीक है ना। सो बेटा दिस इज इट अबाउट सोमेटिक वेरिएशन एंड गेमेटिक वेरिएशन। आपके जो डाउट्स होंगे, ठीक है, आप मेरे को प्लीज व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कीजिए साथ के साथ जो भी डाउट्स हैं आपके, एंड मैं आपको साथ के साथ रिप्लाई करूंगा। अदरवाइज वी विल हैव अ डाउट सेशन ऑन नेक्स्ट वेडनेसडे। डाउट सेशन होगा इसी के रिगार्डिंग, जो भी आपका डाउट्स होंगे आप मेरे से पूछ सकते हैं अप टू वेरिएशंस। ठीक है बेटा, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।